अभी एक नया कानून आया है कि अगर शोहर बीवी को घूरेगा, गालियां देगा, तो बड़ी सख्त सज़ा भुगतेगा, जुर्माना भी उसको भुगतना पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि ये पूरे का पूरा कानून है क्या? मुझे लगता है आधा कानून अभी तक सोशल मीडिया पर या आम लोगों को समझ आ रहा है और इसी का मज़ा लिया जा रहा है एक तरह का। जी, हर घर के अंदर एक तनबीह जारी कर दी गई कि कानून आ गया है, अगर अब कोई शोहर अपनी बीवी को घूरेगा तो बड़ी सख्त सज़ा काटेगा। लेकिन अमली तौर पर क्या होगा और इस पूरे कानून के बारे में आप बताइएगा। बाकी मुझे लगता है कि इसके अंदर और भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं, मसलन बूढ़ों का ख्याल रखा गया है। घर के जितने भी आपके बूढ़े हैं या बच्चे हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, उनका भी इस कानून के अंदर जिक्र किया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर या आम लोग इस बात का जिक्र नहीं कर रहे, सिर्फ बीवियों का कानून इसको कहा गया है कि बीवियों को बहुत बड़ा हक मिल गया है। सर, सोशल मीडिया देखते हुए तो ऐसा लगता है कि जैसे मर्दों को मर जाना चाहिए या मर्द इस सोसाइटी से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये लॉ जो है ये ऐसा नहीं। इस लॉ में इंटरेस्टिंगली ये है कि ख़वातीन के बीवियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑलरेडी हमारे पास बहुत से कवरेज मौजूद हैं। इस पर सबसे पहले वुमेन के बाद कवर किया गया कि यही मैन को किया है। तो ये जो हम बात करते हैं जी, घूरना मना है और गालिब गलौज करना मना है, धमकी देना मना है, मेंटल टॉर्चर करना मना है, फिजिकल हार्म देना मना है, तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ ख़वातीन तक इस लॉ के तहत महदूद नहीं है। इस लॉ के अकॉर्डिंगली इसमें जो स्पेशली जिक्र किया गया वुमेन का, उसके साथ मैन का, देन चिल्ड्रन का, देन ट्रांसजेंडर्स का, और वो तमाम लोग जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, यानी घर के तमाम अफराद इस कानून के तहत कवर होते हैं। तो अब इसमें से अगर घर का कोई भी फर्द उठ के एक दूसरे को घूरता है, आल्दो कि वो बीवी शोहर को घूरती है या शोहर बीवी को घूरता है, बच्चे पेरेंट्स को घूरते हैं या पेरेंट्स बच्चे को डांट डपट करते हैं, उनको घूरते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, या घर में अगर कोई ट्रांसजेंडर फर्द है उसको कोई मेंटल टॉर्चर दिया जाता है। एक बड़ी एक अहम इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, फाइनेंशियल डिप्राइव। किसी को कोई फैमिली मेम्बर दूसरे को फाइनेंशियली डिप्राइव करता है तो तमाम अफराद खाना एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेनेंट हो सकते हैं। इसका तरीकाकार कर फिर क्या होगा? इसका 15 पे कॉल चलानी पड़ेगी या थाने जाना पड़ेगा? अच्छा, इसमें तरीकाकार तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारी फैमिली कोर्ट्स हैं उनको इख्तियार दिए गए कि आप वहाँ जाएंगे, वहाँ कंप्लेंट दर्ज करेंगे, और जैसे डायरेक्ट फैमिली कोर्ट जाना फैमिली कोर्ट, इसमें फैमिली कोर्ट थाने वगैरह नहीं जाना नहीं, उससे पहले यहाँ पे फैमिली कोर्ट को दिए गए। और जो फैमिली कोर्ट के जज साहब होंगे वो चाहें तो किसी एक आईओ को या किसी भी कंसर्न पर्सन को वो मुकर्रर कर सकते हैं मामले की तफ्तीश के लिए। एफआईआर होगी इस पे? एफआईआर हो सकती है, ओबियसली जब एक लॉ बन गया तो एफआईआर तो फाइल की जा सकती है। और इसमें इंटरेस्टिंगली एक जो चीज़ बड़ी हमारे लिए भी एक न्यू थी वो ये थी कि इसमें टाइम फ्रेम बड़ा एक इंटरेस्टिंग से सेट किया गया कि जैसे ही कंप्लेंट कोर्ट में जाती है 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस किया जाएगा और उसको विद इन 90 डेज 90 दिन के अंदर अंदर जो कोर्ट है वो जिम्मेदार है कि इस केस को वाइंड अप करेगी। अच्छा, मुझे बताएं फिर इसमें क्या सूरत हाल क्या बनेगी कि शोहर ने बीवी को घूर दिया, बीवी जो है उसने वकील की खिदमत हासिल की, फैमिली कोर्ट में चली गई, लेकिन इस दौरान 90 दिन के अंदर वो खातून जो है फिर कहाँ रहेगी? उसी शोहर के साथ रहेगी, उसी ख़ानदान के साथ रहेगी, घर में रहेगी, या उसको अलग से पोर्शन में रखना पड़ेगा, या उसको अपने मेके जो है वापस भेजना पड़ेगा? फिर जब कोई औरत अपने शोहर के ख़िलाफ़ जाएगी या शोहर अपनी बीवी के ख़िलाफ़ जाएगा, इकट्ठे रहना भी तो मुश्किल है। अच्छा, डोमेस्टिक ये प्रैक्टिकली तो चलिए इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ। इस लॉ को जब बीइंग अ लॉयर में देखता हूँ तो मुझे क्लियर नज़र आता है कि हमारी सोसाइटी के लिए टोटली अनफिट है। देखेंगे प्रैक्टिकेबल नहीं है। अगर हम मियाँ बीवी हैं, आप लोगों के पास केसेस तो बहुत आएंगे, उनको हम वेलकम करेंगे, केसेस की बहुतात हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकेबल सर हमारी सोसाइटी के लिए नहीं है। ना तो इस लॉ को बनाते हुए हमारे जुडिशल सिस्टम को देखा गया, ना हमारे ट्रेडिशनल नॉर्म्स को देखा गया, और ना हमारे रवैयों को जांचा गया इसमें। अब देखिए कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के खिलाफ कोर्ट में चला जाता है कि जिसने मुझे घूरा या ऐसे कोई भी हरकत की, या वाइफ अपने खाविंद के खिलाफ कोर्ट में चले जाती है, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे पॉसिबल है कि मजीद गुजारा कर सकते हैं? लेकिन जो इस लॉ में बयान किया गया वो ये, उसका तरीकाकार ये है कि एक तो इसमें स्टे की ऑप्शन प्रोवाइड कर दी गई कि कोर्ट जो है वो स्टे प्रोवाइड कर सकती है कि अक्यूज पर्सन को कोर्ट क्लियरली डायरेक्ट करेगी कि आप इस बाउंड्री में इंटर नहीं होंगे। या दूसरा तरीका कर ये भी हो सकता है, जैसा कि अगर वो बीवी है और वो समझते हैं मुतासरा हूँ, तो उसके लिए लहदा से एक रहायशगाह का इंतज़ाम करना होगा जिसका जो रेंट होगा वो अक्यूज पर्सन पे करेगा। तो ये तमाम चीज़ें शायद सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे इसको
सब लोग शेयर भी कर रहे हैं, फैला भी रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो घर घर की कहानी है सर। अब देखिए ना, एक मियाँ बीवी में अगर चपकलिश चल रही है, वो कौन सा काबिल अपनी बीवी को पहले उस कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर उसके लिए लहदा रहाइश का बंदोबस्त करेगा? वो पहले ही उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है जी। आजकल के महंगे दौर में उनका तो शायद घर का खर्चा पूरा करना। जी, और मैं समझता हूँ शायद उनका इस रिलेशनशिप में रहना वैसे एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। और अब देखिए कि अगर हमारे यहाँ जैसे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, जब एक खाविंद बीवी के खिलाफ कोर्ट में चला जाएगा तो क्या बीवी के पीछे से कोई नहीं आएगा? उसके पूरे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह बीवी खाविंद के खिलाफ जाती है तो पूरा जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, घर के दूसरे अफराद भी तो हैं उसी घर के अंदर, बाप भी मौजूद है, दादा नाना जो भी जितने भी बुजुर्ग हैं घर के अंदर जी, वो भी तो इस कानून के जरिए से अमदाद हासिल कर सकते हैं। फिर सर इसको हम सिर्फ इस हद तक देख सकते हैं कि पहले अगर इस तरह का कानून मौजूद नहीं था जो इन अफराद को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता हो और इन सेगमेंट्स पे प्रोवाइड कर सकता हो। अच्छा, दूसरा ये तो ट्रांसजेंडर का भी इसमें जिक्र किया गया। अगर किसी घर के अंदर ट्रांसजेंडर नहीं है, बाहर है, सोसाइटी में मांगने वाला आ गया है, वो भी इस ईमा पर कर सकता है कि मुझे घूरा गया। दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रांसजेंडर्स के प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी हमारे पास लॉ मौजूद है। दूसरी बात ये कि ट्रांसजेंडर्स अगर तो हमारे घर में ही हमारे साथ कोई फैमिली मेंबर है तब तो हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इस कानून का जो इतलाक है वो घर की बाउंड्री के हद तक है। ट्रांसजेंडर्स आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक जगह पर रह रहे होते हैं घर का रेंट लेके, मोस्टली अपनी कम्युनिटी इनकी इकट्ठी होती है। अब एक कम्युनिटी में अगर 20 ट्रांसजेंडर्स एक घर में रह रहे हैं इकट्ठे, तो वहां पर वो एक दूसरे के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, वो एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये कानून क्यों बनाया गया और क्या एप्लीकेबल है पाकिस्तान के लिए? ये मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, शायद इसको कुछ एनजीओज ने प्लीड किया या उनकी डायरेक्शन पे प्लीड किया गया। अदरवाइज लॉ बनाते हुए जो सबसे अहम सेगमेंट होता है वो ये देखना होता है कि क्या ये हमारी सोसाइटी पे अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। इंटरेस्टिंगली जब ये लॉ अभी प्लीडिंग प्रोसेस में था, चूंकि इसको इनिशिएट किया गया मैडम शर्मिला फरूकी साहिबा की तरफ से, और मेरे साथ वो मैंने प्रोग्राम देखा था जी, प्रोग्राम उन्होंने शिरकत भी की। मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया कि मैडम इसमें बहुत से इश्यूज क्रिएट होंगे, हमारी अदालतों का क्या हम इनके अलहदा से अदालतें कायम करेंगे या हमारी फैमिली कोर्ट्स कैसे पूरा करेंगी, सेकेंडली कि इनको अप्लाई कैसे करेंगे, और मेनली पॉइंट ये कि इनका सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे बेस पे हम इनको चलाएंगे, कैसे चलाएंगे। अब एक खाविंद ने बीवी को घूरा, बीवी उसके खिलाफ कोर्ट में चलेगी, अब वो कैसे साबित करेगी इसने मुझे घूरा? क्या हम अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे? क्या हम अपने बेडरूम्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने करेंगे क्या? तो प्रैक्टिकली इसको देख के साबित करना बहुत मुश्किल है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे कोई 302 का मुकदमा नहीं जिसमें गोली बज गई और बाहर जाके कोई ये दहशतगर्दी का वाकया हो गया। ये घरेलू डोमेस्टिक प्राइवेट लाइफ के अंदर एक प्राइवेट बाउंड्री के अंदर रहते हुए ऑफेंसेस हैं, तो उनको साबित करना प्रैक्टिकली बड़ा स्ट्रेंज और मैं समझता हूँ कि नामुमकिन है। यार पूरी दुनिया में तो ये निज़ाम चल रहा है, हमारे पाकिस्तान में भी तो ये चल सकता है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जिन इंग्लिश कंट्रीज में कि हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं या हम जिनको समझते हैं कि हमारे लिए बड़ी मॉडल कंट्रीज हैं, लाइक मिसाल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे कज़न अमेरिका से आए हुए थे, तो मैंने क्वेश्चन किया कि दरान भाई अमेरिका में भी फैमिली इश्यूज सेम ऐसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ चलते हैं? क्या उनके स्ट्रेस लेवल्स, उनके स्ट्रेसेस, उनके इश्यूज, उनके कन्फ्लिक्ट्स सेम हमारी तरह? क्या डिफरेंस है? तो बड़ी वो क्रिटिक से वो हंसे और उसके बाद उन्होंने पंजाबी में कहा कि केरा फैमिली सिस्टम, कि वहाँ पे फैमिली सिस्टम सच एज नहीं है। उनके यहाँ एक लिमिटेड बाउंड्रीज है कि बच्चा 18 साल का हो उसके बाद पेरेंट्स के लिए वो अलग है, और हम अपने जो हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, हमारी जो नॉर्म्स हैं, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हम इनको कभी भी उन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ना वैसे कवरेंट यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। और प्रैक्टिकली जिस तरह इसमें खासतौर पे जिक्र किया गया, जो कि एक बड़ा अहम पॉइंट है जिसको अभी तक मीडिया ने शायद उस तरह रेज नहीं किया, वो ये थे सब बच्चों का भी जिक्र किया गया। अब अगर एक फादर अपने बेटे को घूरता है और बच्चे की उम्र का भी जिक्र किया गया कि चिल्ड्रन कौन होगा, चाइल्ड हर वो बंदा जो 18 साल से कम एज का है, लाइक वो 9 साल उसकी एज है, 10 साल एज है, 11 साल एज है, बेटा है या बेटी है, उसको माँ ने या फादर ने घूरा। अब अगर घूरने के ऊपर पेरेंट्स के खिलाफ कोर्ट में चला जाता है तो क्या आप ये समझते हैं कि प्रैक्टिकली ये हम इसको चला सकते हैं? ये तो आप बताएं ना, मैं तो नहीं, अदालती निज़ाम क्या करेगा? यकीनी तौर पर नहीं चला सकते सर। चलिए आपको मैं अदालती निज़ाम पे आ जाता हूँ। पूरे लाहौर में 35 अदालतें हैं हमारे पास जो फैमिली केसेस को डील करती हैं। अब वो जज साहिबान सुबह से लेकर शाम तक 100, 125, 150 केसेस सुनते हैं। इस साल की जो 2025 की तलाक की रेशो है हमारे पंजाब में वो 1,75,000 है, जिसमें से लाहौर में 25,000 के करीब सिर्फ लाहौर में। अब ये खुला के केसेस, तलाक के मामला, बच्चों के मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी और इस तरह से फैमिली जो भी केसेस होंगे वो तमाम के तमाम केसेस ये 35 अदालतें सुन रही हैं।
अब इन 35 अदालतों में ऑलरेडी आपका केस चलते चलते 3-4 साल अमूमन कम से कम लग जाते हैं, और वो बच्चे छोटे बेटा बेटी 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, माँ देखें कि वो खतून सुबह 8 बजे उठ के अदालत जा रही है, अदालत के बाहर खड़ी हुई है, बाप बेचारा अगर लाहौर में केस है, वो हो सकता है इस्लामाबाद से आ रहा हो, रेमबियर से आ रहा हो, वो बहुत बड़ा सफ़र तय करके आ रहा है, और बाहर बच्चे और जो साइलिन है वो इस तरह खड़े होते हैं, बेर बकरियाँ खड़ी होती हैं और धक्के पड़े होते हैं। इवन बुकला के लिए वहाँ से गुजरना एक तरह से नामुमकिन हो जाता है, बहुत मुश्किल से हम भी गुजरते हैं। उन कॉरिडोर्स में, उन कोर्ट्स में अगर आप उन जजेस के ऊपर अगर आप समझते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस भी उनके हवाले कर देंगे और वो स्मूथली इसको चलाते रहेंगे, तो यकीनी तौर पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या होना चाहिए? मैंने मैडम से पूछा, मैडम शर्मिला फरूकी साहब से मैंने क्वेश्चन किया कि क्या हो कि अगर आप इसके लिए अगर मजबूरी है भी तो हम इसके लिए अदालतें ही अलहदा कायम कर दें। उन्होंने कहा कि ओबियसली वो फिर मनी बिल बन जाएगा तो उसका प्रोसेस टोटली एक लॉन्ग हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या इसके लिए डेस्क कायम किया जाए, लेकिन वो इस तरफ भी नहीं आई। मेरे मुताबिक अगर इस तरह के केसेस आपने चलाने हैं और आप समझते हैं कि अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो सबसे बेहतर ये है कि आप इन केसेस को आर्बिट्रेशन सेंटर्स में चलाएं। इनके लिए स्पेसिफिकली आर्बिट्रेशन सेंटर्स कायम करें और वो आर्बिट्रेटर्स इन केसेस को सुने, ताकि ना तो घर के अफराद, ना बुजुर्ग, ना वो ट्रांसजेंडर्स, ना वो बच्चे आम अदालतों में जाके धक्के ना खाएं, और आर्बिट्रेशन सेंटर इसको सुने और उसके बाद विद इन यूनियन काउंसिल की सतह पर किया जा सकता है। जी, किया जा सकता है, वहाँ पे आर्बिट्रेटर्स बिठाए जा सकते हैं, लेकिन इसको फैमिली कोर्ट्स के हवाले करना किसी सूरत में पॉसिबल या मुनासिब नहीं है। हमारे यहाँ पहले भी तो है ना मसालती, जो हमारे काउंसिल मौजूद हैं, मसालती जो सिस्टम है वो तो चलता है। वो भी हम कह लें कि बदकिस्मती से वैसे फ़ाल नहीं है, कागजी कार्रवाई की हद तक या फॉर्मेलिटी की हद तक काम ज़रूर करते हैं। अदरवाइज़ जो आर्बिट्रेशन काउंसिल का काम है जिस तरीके से गाइड करना, और मैं इसको कहता हूँ कि आर्बिट्रेशन काउंसिल का काम ऐसे जैसे एक फादर का काम होता है कि अपने सामने 2 औलादों को बिठाकर दोनों को सुनना और इंसाफ कायम करना। इस सतह पे जब तक आर्बिट्रेशन सेंटर्स की स्पेसिफिकली ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक आर्बिट्रेशन सेंटर्स भी वैसा काम नहीं कर पाएंगे। इसमें कानून के अंदर आपने सज़ा का नहीं बताया कि कितनी सज़ा होगी, जुर्माना कितना होगा? इसमें जो सज़ा मुकर्रर की गई है वो कम से कम 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल है, और इसके साथ जुर्माना भी आयद किया जा सकता है जो कि 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है। अब देखें कि अगर कोई खाविंद अपनी बीवी के खिलाफ जाता है कोर्ट में और वो कहे जिसने मुझे घूरा है और सज़ा उसको दे अदालत की, आप इसको 50,000 रुपये फ़ाइन पे करें, तो क्या अकल मानते हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी में भी ऐसा हो सकता है? तो यकीनी तौर पर फजूल बात है। नहीं, कानून तो है ना, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास तो है, एक खौफ तो रहेगा ना कि अब औरतों की इज़्ज़त और उनके एहतराम के लिए, वरना आप देखें कि दूसरी देखें ना, पाकिस्तान के अंदर जो औरत कितनी गैर महफूज है। आप कभी सड़कों पे देखें जो लड़कियां घरों से आती हैं नौकरी करने के लिए और चिंची के इंतज़ार में बैठी होती हैं, चौक में खड़ी होती हैं, उनके पास आके गाड़ियाँ रुक जाती हैं। यार अली खलील साहब कभी ये भी तो गौर करें ना कि पाकिस्तान के अंदर औरत को सिर्फ घर के अंदर नहीं, घर से बाहर भी घूरा जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस कानून का दायरा ज़्यादा बढ़ना चाहिए। सर देखिए कि जो रोड पे घूरना, हरासमेंट करना है, वो तो इस कानून के दायरा कर में नहीं है। ये तो डोमेस्टिक वायलेंस है, घर के बात तो घूरने की कर रहे थे ना, घर के हद तक। अगर हम घर में हमारे यहाँ तो आपको पता है जितना रिवाज है, जितने बाजारों के अंदर चले जाएं। सर अगर हम आपने रोड की बात कर दी है ना, तो आल 2 के मैं इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ, ये जो अमला भी आपने बताया, और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लॉ भी मौजूद है। अगर वहाँ पे कोई एक आदमी रोड पे, हमें ये भी नोट करना पड़ेगा, अगर कोई एक आदमी ऐसी हरकत करता है तो उसको वहाँ पे कंडेम करने वाले कम से कम 10 अफराद होंगे जो इसकी मजम्मत कर रहे होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात सर, मेरी रिक्वेस्ट पे एक दफ़ा हम कभी रोड्स पे निकल के, ये रेडी वाले खड़े में, ये फैक्ट्री से बैठ जब मजदूर निकलता है शाम को उसको, और ये जो हमारे रिक्शे चलाने वाले हैं, इस तरह के जितने अफराद हैं, कभी हम इनकी आंखों में देखें। यकीन मानिए कि मैं अक्सर मैं इस पर गौर करता हूँ कि हमारा आज का जो मर्द है वो मेंटली ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है। आप कभी इनकी आंखों में देखें, आपको बेबसी नजर आएगी, तकलीफ नजर आएगी। अब मुझे समझ नहीं आ रही हम साबित क्या करना चाह रहे हैं। इवन हमारे बहुत बड़े बड़े नाम तो इस पे तहकीक किए बगैर अधूरी बात को सोशल मीडिया पर शेयर करते जा रहे हो, अपने कानून को पूरी तरह पढ़ा भी। चले इंशाल्लाह ताला इस पे भी बात करेंगे, लेकिन बात तो ये है कि कानून का हक जो है वो हर कोई अपना इस्तेमाल कर सकता है, और कोई कानून तो ऐसा हो जिसको बंदा पूरी फ्री विल के साथ इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह बाकी मौजू पर भी बात करेंगे। थैंक यू।